जय हिंद दोस्तों। नमस्ते, कैसे हैं? सब बढ़िया? पढ़ाई आपकी एकदम दमदार तरीके से चल रही है। आई होप कि आप लोग एकदम तैयार हैं, आपकी एग्जाम अभी आने वाले हैं। ठीक है, तो इसी चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए ग्रेड 12 का जो हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, उसी को आगे हम बढ़ाएंगे। और मुश्किल से तीन तीन चैप्टर और बचे हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। और यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी आते हैं, अति लघुत्तरी भी आते हैं, लघुत्तरी भी आते हैं। ठीक है, विस्तृत उत्तरी, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, जो फाउंडेशन कोर्स देख रहा है, जो फाउंडेशन पूरा हमारा क्लास देख रहा है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे हम एक दो दिन में हम एक महा मैराथन भी लाएंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेंगे। तो जो बच्चे बाद में भी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी ज्यादा समस्या नहीं होगी। ये सारी क्लास जो है, ये सारी फैसिलिटी, ये सारी सुविधा आपको डू स्टडी यूट्यूब चैनल पे मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। कोई पैसा वैसा नहीं देना है, बस आपको टाइम देना है। वहां पे टाइम के अलावा कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। आज के क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 30। ठीक है, जिसमें हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखेंगे कि ये कैसे बना, इसकी पूरी हिस्ट्री समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे क्लास की ओर। और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस क्लास में हम क्या क्या समझेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संगठन बना, वो उसका क्या नाम था, कब बना, कैसे बना, क्या इसके पीछे विचार था, ये सारी चीज देखेंगे। और यही संगठन जो है बाद में जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है। क्यों इसका नाम बदला जाता है, क्यों अलग संगठन बनाया जाता है, ये सारी चीजें भी हम आज की क्लास में समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि ये जो राष्ट्र संघ, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संगठन बना था, उसका नाम था राष्ट्र संघ। ठीक है, इसकी असफलता के क्या कारण थे, ठीक है, और क्यों जरूरत पड़ी एक नए संगठन की, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या क्या अंग हैं, अंग जो है प्रशासन है, कार्य है, उद्देश्य है, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर इसके महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जानेंगे। ठीक है, भारत ने कब कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता ली, सदस्य बना, इसके बारे में भी जानेंगे। और संयुक्त राष्ट्र के क्या क्या उद्देश्य हैं और वो अपने उद्देश्य में कितना सफल हुआ है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इस क्लास को करने के बाद आप जो है कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए संयुक्त राष्ट्र संघ पे, आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, देखो मैं क्लास जो है थोड़ा विस्तार में बताता हूं, ताकि कहीं से भी घुमाकर क्वेश्चन पूछ दे आपसे, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाए। अगर आप हमारा वीडियो देखे हैं, क्लास लिए हैं, नोट्स उसका बनाए हैं, तो आई एम डैम श्योर कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहें तो कोई भी एक क्लास मेरा उठाकर देख लीजिए और क्वेश्चन आंसर मिलाकर देख, क्वेश्चंस जो पेपर्स हैं 3-4 साल के, वो मिलाकर देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चंस वहां से जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में, ठीक है, मैं श्योर हूं, ठीक है, कि अगर क्लास देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स आज हम इस क्लास में समझेंगे। चलो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्यों और कैसे बना संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी पूरी एक कहानी समझते हैं कि कैसे बना। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि विश्व जो है, दो विश्व युद्ध देखा है। पहला विश्व युद्ध होता है हमारा, जो ये प्रथम विश्व युद्ध होता है, यहीं से एक विचार पनपता है अंतरराष्ट्रीय नेताओं के बीच में। अंतरराष्ट्रीय जो नेता हैं, ठीक है, अलग अलग देश के, यहां से विचार ऐसा उत्पन्न होता है कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो हमें युद्ध के परे ले जाए, जिसमें हमें युद्ध से बचाए, जहां पे जो वाद विवाद है, जो संघर्ष है, उसको आपसी बातचीत के माध्यम से हल किया जा सके। ऐसा आता है विचार नेताओं के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध होता है, जो पहला विश्व युद्ध शुरू होता है 1914 में शुरू होता है और 1918 तक ये युद्ध चलता है। सोचो 4 साल, ठीक है, 4 साल ये युद्ध चलता है और बहुत भयंकर युद्ध चलता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ये इतिहास का ऐसा पहला युद्ध था जिसमें जो है लगभग पूरी दुनिया शामिल थी। पूरी दुनिया इसमें, इस युद्ध में उतर गई थी। इसीलिए इसे वर्ल्ड वॉर 1 कहा जाता है, वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध प्रथम कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि वर्ल्ड वॉर 1 क्यों कहा जाता है और कब से कब तक हुआ था,
1914 से 1918 तक हुआ था। अब इसमें जो गुट थे, भाई युद्ध होगा तो दो पक्ष होंगे, ठीक है, दो पक्ष होंगे, दो पक्ष के बीच में युद्ध होगा और युद्ध के कुछ कारण भी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो ये त्रिराष्ट्र संधि है, ठीक है, त्रिराष्ट्र संधि को ही बाद में हम मित्र राष्ट्र भी कहते हैं, ठीक है। जो ये त्रिराष्ट्र संधि है, इसको त्रिराष्ट्र क्यों कहते हैं? तो वो त्रि और राष्ट्र यानी तीन राष्ट्र, ये जो पहला जो तीन राष्ट्र हैं, ये जो है एक संधि करते हैं, ठीक है, एक अलायंस, एक संधि करते हैं जिसमें एक समझौता करते हैं, जिसमें ये शुरू में क्या होते हैं, आपस में ये संधि ये प्रस्ताव करते हैं कि अगर किसी तरह का कोई भी आक्रमण होता है तो ये एक दूसरे की रक्षा करने के लिए आएंगे, तो इसीलिए इसे राष्ट्र कहते हैं। बाद में क्या होता है कि इसमें अमेरिका, इटली, जापान और भी देश मिल जाते हैं, इनको फिर मित्र राष्ट्र कहा जाने लगता है, ये फिर मित्र राष्ट्र हो जाते हैं, एलाइड पावर हो जाते हैं, ठीक है। इधर त्रिगुट संधि है, ट्रिपल अलायंस है, ठीक है, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, तुर्की, ये सारे बुल्गारिया सारे आते हैं, ठीक है। तो ये दो है, यही बाद में जाकर धुरी राष्ट्र बनता है। धुरी राष्ट्र इसलिए बनता है क्योंकि ये विश्व के केंद्र में होते हैं, ठीक है, अक्ष पे होते हैं, केंद्र में होते हैं, इसलिए इनको धुरी राष्ट्र कहा जाता है। इसमें जर्मनी आता है, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली, ये सारे आते हैं। अब ये दो हैं, दो गुटों के बीच में क्या होता है, ये युद्ध होता है और युद्ध का कारण आप जानते हैं कि एक ही है कि अधिक से अधिक उपनिवेश बनाया जाए, अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए, व्यापार से लाभ कमाया जाए और शोषण किया जाए, यही है मेन जो है। जब भी युद्ध होता है तो उसके केंद्र में कहीं ना कहीं पैसा होगा, कहीं ना कहीं व्यापार होगा, कहीं ना कहीं ट्रेड होगा, ठीक है, कि अधिक से अधिक हमारा आर्थिक लाभ हो। और उस समय उपनिवेश बनाने का ही काम चल रहा था, तो उपनिवेश के ही लिए ये युद्ध होते हैं, ठीक है, ये समझना। बाकी जब हम प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम अच्छे समझाएंगे। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो बस एक बैकग्राउंड में दे रहा हूं, एक पृष्ठभूमि दे रहा हूं कि कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का आविर्भाव होता है, कैसे उसकी ओरिजिन होती है, इसके बारे में। तो ये दो राष्ट्र हैं, यही बाद में मित्र राष्ट्र बनते हैं, धुरी राष्ट्र बनते हैं, और इस पहले को जो मित्र राष्ट्र है, इससे पहले राष्ट्र संधि। कंफ्यूज मत होना, अगर नाम अगर दे दिया त्रिराष्ट्र संधि तो इसका मतलब है मित्र राष्ट्र के ही बारे में बात कर रहा है, और त्रिगुट संधि कर अगर दे दिया तो भी ये धुरी राष्ट्र के बारे में बात कर रहा है। कई बार शब्द बदल देता है एग्जाम में, जो एग्जाम पेपर सेट करता है वो शब्द बदल देता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको भी डाल दिया है और देशों के भी नाम डाल दिए कि कौन किस गुट में था। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी पूछ लेता है, ठीक है। अच्छा, अब प्रथम विश्व युद्ध जो है 28 जून 1914 में शुरू होता है। और कैसे शुरू होता है? सर्बिया है, एक देश है, ठीक है, वहां का एक राष्ट्रवादी संगठन होता है जो ऑस्ट्रिया के युवराज जो आर्च ड्यूक फर्डिनेंड हैं उन पर उनको मार देता है, उनकी हत्या कर देता है, जिसकी वजह से युद्ध शुरू हो जाता है। और ये युद्ध जो है 11 नवंबर 1918 को समाप्त होता है। युद्ध विराम जो होता है 11 नवंबर 1918 को होता है। अब 4 साल युद्ध चल रहे हैं, युद्ध में कई सारे देश लगभग देखो आप तो धीरे धीरे मिल रहे हैं। इवन भारत जो है, अब कहोगे सर भारत किस तरफ था, तो भारत जो है उस समय ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेश था। तो इसका मतलब है कि जब भारत उपनिवेश है ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन का ही साम्राज्य है भारत। तो भारत जो है किस तरफ से हो गया, ब्रिटेन की तरफ से हो गया, ठीक है। तो ब्रिटेन, अब भाई जाहिर सी बात है कि अगर साम्राज्य उसका है तो वो युद्ध लड़ रहा है तो भारत भी युद्ध लड़ रहा है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो है भारत जो है मित्र राष्ट्र के तरफ से युद्ध लड़ा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब युद्ध हो गया, बहुत भीषण नरसंहार हुआ, लोग कई हजार लोग मारे गए, ठीक है, कई हजार लोग मारे गए, कई हजार नहीं लाखों लोग मारे गए, ठीक है। अब जब युद्ध विराम होता है, ठीक है, तो इन लोगों के मन में आता है कि भाई ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए, ऐसा कोई संगठन होना चाहिए जो क्या करे, युद्ध की स्थिति को रोके, ठीक है। अगर कोई विवाद है देशों के बीच में, किसी प्रकार की समस्या है, तो उसको जो है आपसी बातचीत के जरिए हल करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर सारे देश मिले और उस समस्या पे सलूशन निकाले, उस समस्या का
पे हल निकाले, ठीक है, बातचीत के माध्यम से। ऐसा होना चाहिए, एक संस्था एक ऐसी होनी चाहिए, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। अब इस पे बात चलता है, बात चलने के बाद एक संगठन बनाया जाता है, राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन बनता है। इसकी स्थापना होती है 1919 में। देखो 18 में युद्ध खत्म होता है, 1919 में लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ बनाया जाता है। इसका मुख्यालय होता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और संस्थापक दस्तावेज होता है वर्साई की संधि। ये वर्साई की संधि है, इसी के जरिए ये इस संस्था का निर्माण होता है। एक वर्साई की संधि ये भी होता है जिसमें जर्मनी के साथ क्या होता है, जर्मनी के साथ संधि किया जाता है और उसको बहुत ज्यादा हर्जाना भुगतान करना पड़ता है मित्र राष्ट्र को, और यही जो है बाद में बेस बनता है द्वितीय विश्व युद्ध का। तो यहाँ पे हम विश्व युद्ध के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे कि क्या कारण था, बस ये समझो कि वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई से ये जो संस्था है राष्ट्र संघ का निर्माण होता है, ठीक है। आरंभकर्ता जो देश है, कौन ये विचार देता है कि एक संस्था होनी चाहिए, एक ऐसा संगठन होना चाहिए, तो ये जो विचार देता है ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वुडरो विल्सन, वो देते हैं। वो एक 14 सूत्रीय योजना बनाते हैं, ठीक है, 14 पॉइंट एक योजना बनाते हैं जिसमें ये प्रस्तुत करते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जहां पर सारे देश मिलकर बातचीत के जरिए समस्याओं को हल करें, आपसी समस्याओं को, आपसी वाद विवाद को हल करें और सहयोगात्मक रूप से विश्व जो है आगे बढ़े, विकास करे, युद्ध की स्थिति ना आए, क्योंकि युद्ध से हमेशा क्या हुआ है, विनाश ही हुआ है, विकास नहीं हो सकता युद्ध के माध्यम से। फिर भी कहां मानता है कोई, ठीक है। अब उद्देश्य क्या था राष्ट्र संघ को बनाने का, तो सबसे पहला उद्देश्य था विश्व में अस्थायी शांति बनाए रखा जाए, युद्ध की स्थिति ना आए, युद्धों को रोकना और विवादों को बातचीत से सुलझाना, बता दिया हूं मैं। देशों के बीच जो है सौहार्द और सहयोग बढ़ाना ताकि विकास हो सके, और जो ये शस्त्रों की दौड़ हो रही है, जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, शस्त्र बन रहे हैं, ठीक है, इसकी दौड़ को, इसकी रेस को, आम रेस को रोकना और सामाजिक, आर्थिक और मानवीय समस्याओं का समाधान करना, ताकि सारे विश्व एकजुट पे एक प्लेटफॉर्म पे आए और वहां पर आकर इन सारी समस्याओं से क्या करें, वाद विवाद करें, उसको समझें और उसके लिए कुछ हल निकालें। तो यहाँ पे आप समझ गए, ये राष्ट्रीय संघ बन गया 14 सूत्री कार्यक्रम वुडरो विल्सन के द्वारा, ठीक है, वुडरो विल्सन का जो ये था। अब आगे चलते हैं कि ऐसा क्या होता है। अब राष्ट्र संघ की जो संरचना है इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। अब राष्ट्र संघ की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, कि वो कैसे रहेगा, क्या क्या होगा उसमें, क्या क्या अंग होंगे, कैसे काम करेगा, क्या होगी प्रशासनिक अंग, तो ये इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बना जनरल असेंबली, एक महासभा बनाई गई। इस महासभा को एक संसद समझो, ये एक संसद है, ठीक है, जिसमें अलग अलग देश के जितने देश हैं उनके एक प्रतिनिधि जाकर वहां पे क्या करेंगे, बैठेंगे और अपनी अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी नियम है, जो भी कानून है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, उसके बारे में क्या करेंगे, अपनी राय वहां रखेंगे। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते थे, जितने राष्ट्र संघ के जितने सदस्य होंगे उसके सदस्य होंगे, ठीक है, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन नहीं है, लीग ऑफ नेशन है, ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना। हर देश को एक वोट देने का अधिकार होगा, एक वोट हर एक देश, जैसे मान लो कि ये निर्णय कैसे होगा कि क्या बिल पास होगा, क्या फंड पास हुआ, किस मत पे हम पहुंचे, तो इसके लिए भी वहां पे क्या था, मतदान था। हर एक देश जो है एक वोट दे सकता है अपने पक्ष से, और यह संगठन की सामान्य नीति तय करता था कि संगठन कैसे काम करेगी, कैसे चलेगा, क्या क्या कानून होंगे, बजट कैसे पास होगा, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर विचार विमर्श होता था। अब एक होता था परिषद, ठीक है, परिषद जो है इसमें कुछ जो है अस्थायी सदस्य होते थे, कुछ अस्थायी सदस्य होते थे। ये आगे हम समझेंगे कि कैसे ये काम करता था, ठीक है। यही जो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी यही सेम चीजें चलेंगी, ठीक है। इसी को बदल दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ, एक अपग्रेडेड वर्जन लाया जाएगा बाद में, ठीक है। तो कुछ टेम्पररी सदस्य होते हैं, यह संघ के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेती थी। अब ये कहोगे कि सर ये जो राष्ट्र संघ है इसमें जो अस्थायी सदस्य थे वो कौन थे, तो अब जानते हो जो विजेता होता है वो अस्थायी सदस्य बनेगा। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी हुए थे वो इसके अस्थायी सदस्य होंगे, बस इतना समझो, ठीक है।
और उसके बाद ये सुरक्षा से जुड़े मामलों को संभालती थी, जैसे युद्ध की स्थिति न बन पाए इस चीजों को संभालने का काम करती थी। सचिवालय जो होता था ये संघ का प्रशासनिक विभाग होता था और इसके जो मुखिया होते थे इनको महासचिव कहा जाता था। ठीक है, ये महासचिव होते थे। तो ये एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है लीग ऑफ नेशन का। यही बाद में आप देखोगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी यही सारी चीजें होंगी, थोड़ा अपग्रेडेड होगा, 3-4 और चीज बढ़ा दिया जाता है वहां पे। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ गया। अब समस्या क्या होती है, आगे चलकर जो राष्ट्र संघ है ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाती है, फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। बनाया इसलिए गया था कि युद्ध ना हो और फिर जाके द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता। तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई योजना बनाते हो, कोई स्ट्रक्चर बनाते हो, कोई संस्था बनाते हो और वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाती है, तो आप उसमें कुछ बदलाव करोगे, यानी आप कहीं ना कहीं उसमें कोई दिक्कत है, कोई समस्या है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अब उस समस्या को खोजने के लिए क्या देखना पड़ेगा? कमियां देखना पड़ेगा। तो वो देखना है कि लीग ऑफ नेशन असफल क्यों रह गई। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण देशों का इसमें सदस्य नहीं बने, जो महत्वपूर्ण देश है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका ने राय तो दिया कि लीग ऑफ नेशन बनना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये कार्य, लेकिन वो इसका सदस्य नहीं बना। ठीक है, ये से बाहर रहा लीग ऑफ नेशन से। ठीक है, सैन्य शक्ति का अभाव था, इनके पास कोई अपनी सेना ही नहीं थी, कोई देश इनकी मानता ही नहीं था। ठीक है, और जहां सेना नहीं है वहां शक्ति नहीं है, और सब शक्ति नहीं है तो कोई मानेगा क्यों। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण देश इसके पार्ट नहीं है। अमेरिका जो एक शक्तिशाली देश है वो इसका पार्ट ही नहीं है। बड़ी शक्तियों की स्वार्थ नीति, जितनी बड़ी शक्तियां थी इसको अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर रही थी इस संस्था को। इनका बस ये मकसद था कि हमारा जो राष्ट्रीय हित है, हमारा जो स्वार्थ है वो पूरा हो। ये इस पर ध्यान ही नहीं था किसी का कि भाई युद्ध रोकना है, सिर्फ अपने देश का भला हो, अपना भला हो, इसके अलावा यहाँ पे और कोई चीज डिस्कस नहीं किया जाता था। आर्थिक मंदी आ गई थी 1929 में, बहुत भीषण आर्थिक मंदी आई थी, वो भी एक तरह से इसके असफलता का कारण बना और आक्रमण को रोकने में ये विफल रही। आगे चलकर जो है जर्मनी में हिटलर आते हैं, ठीक है, मुसोलिनी आते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मानते ही नहीं है इनको, और वो अपने देश का एरिया बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरा, वर्साई की संधि के तहत जो उन पर तोहमत लगाया गया था, जो इनके साथ नाइंसाफी की गई थी, उससे जो है वो बहुत आहत थे और इसका बदला लेना चाह रहे थे। तो ये सारी जो चीजें थी ना, ये युद्ध की तरफ, एक और युद्ध की तरफ ले जा रही थी, और उस युद्ध को रोकने में जो है राष्ट्रीय संघ जो है असफल हो गया। ठीक है, अब शुरू होता है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू होता है तो क्यों होता है? जैसे जर्मनी है, मैंने बताया ना, जर्मनी में हिटलर जो है वर्साई की संधि को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं और सेना को बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि वर्साई की संधि के तहत सेना को कम करके रखना था जर्मनी को, लेकिन ये उसको तोड़ देते हैं। और ये क्या करते हैं कि पोलैंड पर हमला करने की योजना बनाने लगते हैं कि पोलैंड पे हमको हमला करना है। तो अब देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, अब हिटलर जो है अपने साम्राज्य का, अपने देश का जो है विस्तार करना चाह रहा है। दूसरा, अब युद्ध की शुरुआत हो जाती है 1 सितंबर 1939 में। क्या करता है, यहाँ तो योजना बना के तैयार हो गया। अब 1 सितंबर 1939 में 1939 में जर्मनी क्या करता है, पोलैंड पे आक्रमण कर देता है। और जैसे ही वो पोलैंड पे आक्रमण करता है तो ब्रिटेन और फ्रांस 3 सितंबर 1939 को क्या करते हैं, जर्मनी पे आक्रमण कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि आप पिछले वे आप देखो, यहाँ पे मैंने बताया था ना, यहां पर देखो, तो यहां पर आपको यहां पर पोलैंड जो है किसके पार्ट में आएगा, एक मिनट, पोलैंड जो है ये मित्र राष्ट्र का एक वो होता है, आगे देखेंगे हम। ठीक है, मित्र राष्ट्र की तरफ होता है। तो जैसे ही मित्र राष्ट्र के किसी देश पर अगर युद्ध थोपा गया, अगर युद्ध हुआ, तो जर्मनी ने जैसे पोलैंड पर आक्रमण किया तो ब्रिटेन और फ्रांस भी 3 सितंबर को क्या कर दिए, 1 सितंबर को जर्मनी ने किया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 सितंबर को जर्मनी पे आक्रमण कर दिया। अब ये 2 देश यहाँ पे आक्रमण कर दिए। अब थोड़ा सा नक्शे के जरिए हम समझते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है उसमें जो है कौन कौन से देश हैं और कौन कौन सी एरिया जो है इसमें भाग ले रही है।
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक अच्छा शक्ति है जो एक्सिस पावर कहलाता है, मतलब केंद्रीय पावर जो है वो है, ठीक है। इसमें है जर्मनी, इटली, जापान। बाद में इसमें जुड़ते हैं हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया आदि इसके सहयोगी के रूप में जुड़ते हैं, और ये सारे क्या होते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ होते हैं। कौन कौन? जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी जो हिटलर का है, ठीक है। इटली में फासिस्ट लोग हैं, ठीक है। और जापान भी, जापान छोटा सा देश है लेकिन बहुत कूदता था, वो बात बात में युद्ध कर लेता था, चीन को भी हरा दिया था, ठीक है। तो बहुत शैतान जापान था, ठीक है। अब तो सेना ही नहीं लगता है, ठीक है। उसके दूसरे तरफ थे मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र जो है उसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, ठीक है। अब पोलैंड मित्र राष्ट्र में मित्र राष्ट्र में होने की वजह से जैसे ही 1 सितंबर 1939 को आक्रमण करता है जर्मनी, वैसे ब्रिटेन और फ्रांस क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं इसको बचाने के लिए जर्मनी पे। समझ में आ गया? अब उसके बाद में बड़े योगदान शुरू हो जाते हैं। इसमें आ जाता है सोवियत संघ 1941 में आ जाता है, अमेरिका भी 1941 में आ जाता है, चीन भी आ जाता है, ठीक है। भारत ब्रिटिश शासन के तरफ से रहता है, क्योंकि उस समय भी भारत जो है स्वतंत्र नहीं है, ब्रिटिश का उपनिवेश है। तो इसका मतलब है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है उसमें भी भारत जो है ब्रिटेन की तरफ है, मित्र राष्ट्र की तरफ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब ये देखो, थोड़ा सा एरिया समझते हैं। अब जो ये पीले रंग से दिखाई दे रहा है ना, इसको समझो एक्सिस पावर है, मतलब जर्मनी। अभी देखो ये जर्मनी है, ये इटली है, ठीक है। ये दो तो यहाँ पे हैं जो एक्सिस पावर में है, ठीक है। अब ये दोनों, अब यहाँ पे ये रखो रसिया कितना बड़ा है, ये दोनों आटेंगे रसिया से। रूस जो है, सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ भी आ गया 1941 में, तो ये अकेले रेल देगा इन लोगों को, ठीक है। यूएस भी आ गया, फ्रांस यहाँ पे है, यूके भी है, ठीक है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। तो ये सारे देश जो है इनको धोना शुरू करते हैं। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में जो एक्सिस पावर है, ठीक है, उसकी हार होती है, और जो मित्र राष्ट्र हैं इनकी जीत होती है, ठीक है। और जर्मनी, जापान, ये सब क्या होते हैं, हार जाते हैं। अब हारने का कारण क्या था? क्योंकि जो यूएसए है वो क्या किया था, अमेरिका जो है वो परमाणु बम बना लिया था, और उसने पहला परीक्षण कहां कर दिया, जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी पे। और जापान में इतनी तबाही मची इससे कि जापान जो है इस युद्ध के बाद अपनी सेना ही नहीं रखता है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के पास है। जापान जो है अपनी सुरक्षा किसको दे रखा है, अमेरिका को, और उसके लिए वो उसको पे करता है। अगर मान लो आज के समय में अगर जापान पे कोई हमला करता है तो वो हमला जापान पर नहीं, वो सीधे अमेरिका पे माना जाएगा, और अमेरिका जो है उसकी सुरक्षा के लिए वहां पर एक्शन लेगा। तो अमेरिका ने एक तरह से उसको गोद ले रखा है, उसका अपनी सेना नहीं है जापान की, ठीक है। इस हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिरा था उसकी वजह से, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि देखो कितने बड़े लेवल पे एक्सिस पावर जो है ये है, ठीक है। देखो जापान यहाँ पे है, ठीक है, ये है जापान, और यहां से अमेरिका जो है यहां से मारा था यहाँ पे, ठीक है, कितना दूर से मारा था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो अब हो गया द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध होने की वजह से राष्ट्र संघ की जो उद्देश्य था, राष्ट्र संघ का जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पाया। अब जैसे ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, ठीक है, ठीक है, क्या होता है कि अब इस पे फिर से मंथन शुरू होता है कि भाई ये युद्ध क्यों हुआ, हम इस युद्ध को रोक क्यों नहीं पाए। और युद्ध जैसे शुरू हुआ उसके बाद से ही ये मंथन शुरू हो गया था। इसके लिए सबसे पहले क्या हुआ, इसका विचार सबसे पहले आना शुरू कब हुआ, इसका हुआ अटलांटिक चार्टर एक बना, ठीक है। अटलांटिक चार्टर नाम से पता चल रहा है अटलांटिक चार्टर है, इसका मतलब अटलांटिक महासागर में ये संधि हुई होगी, ठीक है। अटलांटिक महासागर में संधि हुई होगी 14 अगस्त 1941 में। अब इसमें क्या था कि अटलांटिक महासागर में दो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है क्या कर रहे थे, जहाज से जा रहे थे, पानी वाले जहाज से। उसमें जो मुख्य व्यक्ति थे विंस्टन चर्चिल थे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय, और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। ये दोनों उस जहाज में थे, और इन दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में अटलांटिक चार्टर
साइन हुआ, जिसमें कहा गया दोनों नेता ने युद्ध की भयानक स्थिति में एक बेहतर विश्व व्यवस्था का सपना देखा। युद्ध भी चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा है, और ये एक सपना भी बना रहे हैं कि हम एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे जिसमें शांति रहे। युद्ध भी कर रहे हैं और शांति के लिए एक सपना भी देख रहे हैं। तो इसी को यहाँ पर अटलांटिक चार्टर कहा गया, ठीक है। और यही दोनों बाद में विजयी होते हैं, ठीक है, मतलब मित्र राष्ट्र विजयी होता है। अब ये जो अटलांटिक चार्टर है, इसमें क्या बातें हुई हैं, तो उसमें जो बातें थी वो 8 जो सिद्धांत थे, ये क्या थे। सबसे पहला था कि देखो भाई, हम जो है ना, जो उपनिवेश बनाते हैं, जो देशों को जीतते हैं, उनके क्षेत्रों को हड़पते हैं, और ये हम बंद कर देंगे। तो जो क्षेत्र है उनको हम बलपूर्वक नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, किसी भी देश का क्षेत्र बलपूर्वक नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, कोई भी भूभाग बिना लोगों की इच्छा के नहीं छीना जाएगा, वहां के लोगों की इच्छा का समर्थन किया जाएगा, ठीक है, उनकी इच्छा के हिसाब से काम किया जाएगा। और हर राष्ट्र को अपने शासन का अधिकार होगा, अर्थात हर राष्ट्र जो है वो अपने हिसाब से शासन प्रशासन कर सकेगा, मतलब उनको स्वतंत्र किया जाएगा, ठीक है, और लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, उनकी संप्रभुता को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी देशों को समान व्यापारिक अवसर दिए जाएंगे, क्योंकि व्यापार के लिए ही, अर्थ के लिए ही लड़ाई हो रही। तो इससे बढ़िया ये है कि सभी देश आपस में मिलकर सबके व्यापारिक हितों का ध्यान रखें और उनको व्यापार के लिए समान अवसर दिया जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद विश्व आर्थिक सहयोग जो है बेहतर जीवन की तरफ बढ़ावा दिया जाएगा, कि जो विश्व स्तर पर आर्थिक सहयोग किया जाएगा और बेहतर जीवन स्तर को बढ़ावा दिया जाएगा। भय और अभाव से मुक्त व्यवस्था की स्थापना की जाएगी, जहां भय नहीं होगा, जहां युद्ध नहीं होगा, जहां अभाव नहीं होगा, ऐसा वैश्विक व्यवस्था बनाई जाएगी। इस ऐसा विश्व स्तर पर व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे और सभी देशों को समुद्र पर स्वतंत्र रूप से आवागमन का अधिकार दिया जाएगा और सभी राष्ट्र युद्ध का परित्याग करें और अस्थायी शांति के लिए काम करेंगे, ताकि विश्व स्तर पर किसी प्रकार का कोई युद्ध ना हो। क्योंकि अब अगर युद्ध होता है, क्योंकि क्या बन गया है, परमाणु हथियार और कई देशों के पास है, तो अगर अब युद्ध होगा तो ये मत समझना कि कोई बचेगा, मानव सभ्यता खत्म, ठीक है। तो ये अटलांटिक चार्टर में ये एक तरह से बीज बो दिया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र की संकल्पना पेश की गई 1 जनवरी 1942 को, जिसमें 26 देशों ने यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए। और यूनाइटेड नेशन का जो नाम है, जो यूनाइटेड नेशन नाम दिया था, इसको अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने दिया था, जो अटलांटिक चार्टर में यहाँ पर है, देखो यहाँ पे है ना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यही इसका नाम देते हैं यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो अटलांटिक चार्टर से ये शुरू होता है और 1 जनवरी 1942 में इसका नामकरण कर दिया गया। अब मॉस्को सम्मेलन होता है 1943 में। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन, इन 4 देशों ने इस विचार को और आगे बढ़ाया कि भाई अब इसका और क्या क्या करना है। तो इसमें तय किया गया कि युद्ध की समाप्ति होते ही विश्व शांति बनाए रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ मॉस्को सम्मेलन में। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ये देखो अमेरिका है, ब्रिटेन है, सोवियत संघ है और चीन है, 1 2 3 4 हो गए, और एक फ्रांस, ये 5 को ही इस आगे चलकर आप देखोगे अस्थायी सदस्यता मिलती है इसमें, सुरक्षा परिषद में। तो जब बनाई यही लोग रहे हैं, तो अस्थायी जो सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी सदस्यता किसको मिलेगी, इन्हीं लोगों को मिलेगी, ठीक है। डरबन ऑफ सम्मेलन होता है 1944 में। यह बैठक जो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में होती है और यहाँ पे 4 देश जो है अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र का एक ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट चार्टर तैयार किया। इसमें तय किया गया, क्या तय किया गया, इस संगठन का नाम यूनाइटेड नेशन होगा। इसके प्रमुख अंग, अब देखो यहाँ पे अंग बन रहे हैं, यहाँ पे अंग बना क्या क्या, महासभा, सुरक्षा परिषद,
आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, यहीं पर ये बनता है। ठीक है, डरबन ऑक्स सम्मेलन 1944 में, जिसमें जो 4 देश हैं इसको इसके चार्टर को ड्राफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। सोचो कितना कुछ हो रहा है, कितना सम्मेलन होने के बाद इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर से होता है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, अप्रैल से जून 1945 में चलता है और 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक 50 देशों के प्रतिनिधि जो है इसमें भाग लेते हैं। कितने? 50 देश के। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अंतिम रूप दे दिया जाता है और भारत जो है तब ब्रिटिश शासन के अधीन था, उसके बाद भी इसमें भाग लेता है। उसमें ब्रिटिश शासन के अधीन था, फिर भी इसमें भाग लेता है। अब इसी चार्टर पर हस्ताक्षर होते हैं 26 जून 1945 को और संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर हो जाता है। कुल 50 देश जो है इसमें हस्ताक्षर करते हैं। बाद में पोलैंड भी इस पर हस्ताक्षर कर देता है, जिससे शुरुआती जो संख्या होती है संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण में जो सदस्यता की, वो 51 हो जाती है। और इस चार्टर के तहत यह तय किया जाता है, इसी चार्टर के तहत, किसके? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जो चार्टर बना था, जो स्वीकार किया गया था, उसी चार्टर में यह तय किया गया कि जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस, चीन और फ्रांस जो है सुरक्षा परिषद के क्या होंगे? अस्थाई सदस्य होंगे। समझ में आ गया? अब समझ में आ रहा है कि जो सुरक्षा परिषद में, जिसमें भारत आज के समय में कह रहा है कि सुधार होना चाहिए और उसमें हमें भी सदस्यता मिलनी चाहिए, वो कब बन रहा है? 26 जून 1945 को बन रहा है और यही देश उसका निर्माण कर रहे हैं और ये अपने आप को वहां पे क्या करते हैं? अस्थाई सदस्य के रूप में रजिस्टर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। शुरुआत में 51 सदस्य जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में होते हैं। ठीक है, अब इसका अनुमोदन होता है और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र जो है अस्तित्व में आ जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है ऑब्जेक्टिव कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 लिखोगे, नोट डाउन कर लो। अगर ये पूछता है कि शुरुआत में इसकी सदस्य संख्या कितनी थी, तो 51 थी। ठीक है, और इसमें 5 अस्थायी सदस्य कौन थे? तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। इतना डिटेल में आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा एनआईएस के चैप्टर में। ठीक है, एक एक चीज कैसे बना, कैसे हुआ, पूरा का पूरा हिस्ट्री खोल के मैं यहाँ पे रख दिया हूं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। अगले पार्ट में हम अब जानेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यायालय, इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे कि ये कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका निर्माण हुआ तो कैसे हुआ, इनके उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, कैसे रन होता है, इन सब चीज के बारे में भी हम अगले क्लास में जानेंगे। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और इसको सॉल्व करो। देखो, लिखोगे तो ही कुछ हो पाएगा। आपके पास अथाह ज्ञान हो, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन में उसे कॉपी पे लिख नहीं पाते हो, लिखने का अभ्यास नहीं करते हो, तो एग्जाम में कोई फायदा नहीं है ऐसे ज्ञान का। ठीक है, तो लिखने का अभ्यास करो, ये आपको बहुत फायदा करेगा हर एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए तब तक हम अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, इसके अगले पार्ट में मिलेंगे जहां हम इस सारी चीजों का डिस्कस करेंगे, महासभा, सुरक्षा परिषद, इन सब चीजों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।